आज हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पॉलीमर की बात करते हैं। पॉलीमर मतलब हो गया बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स का अगेन एंड अगेन यानी कई बार उसका उपयोग होता है, उसे बहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन है ना, तो पॉलीथीन का मतलब एथिलीन के अगर क्या करते हैं आप, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं लगभग 1000 से अधिक, तो उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराते हैं, तो जो बनता है वो एथिलीन से बनता है पॉलीथीन। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट सब्सटेंस की बात करें, जैसा कि पता है कि पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स का अगेन एंड अगेन यूज किया जाता है, उसे पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं रबर में, तो रबर में आइसोप्रिन नामक रासायनिक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। रबर में क्या होता है, आइसोप्रिन नामक केमिकल सब्सटेंस होता है, जिसके बार बार जुड़कर बृहद अणु का निर्माण होता है। यानी कि अगर आइसोप्रिन जो केमिकल है उसको अगेन एंड अगेन इंक्लूड करके हम लोग लार्ज अमाउंट में क्या बनाते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। और स्टार्च और सेलुलोज की बात करें तो ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। अगर पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृतिक बहुलक कौन होते हैं, तो स्टार्च एंड सेलुलोज। अब ये कहाँ पाया जाता है, स्टार्च सेलुलोज ये पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, प्लांट यानी कि पौधों से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्टार्च और सेलुलोज बहुलक ग्लूकोज की एकल इकाई के बने होते हैं, यानी कि सिंगलटन यूनिट से। तो अब स्टार्च और क्या था आपका सेलुलोज है, वो ग्लूकोज के सिंगलटन यूनिट से बना होता है। इसमें रुई, रुई का मतलब कॉटन यानी कपास, जूट, जूट सन यानी सनई के तंतु, सनई का फ्लावर्स वगैरह होता है, जूट उसके जो सनई होता है, फ्लावर आपने देखा होगा, सनई का फूल भी बोलते हैं लोग, खाते वगैरह हैं। तो उसका जो पौधा होता है, उसके पौधे से जो छाल निकलती है उससे जूट बनता है आदि। सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रोटीन बहुलक एमिनो अम्ल इकाई से बने होते हैं। यानी कि जो प्रोटीन होता है, बहुलक होता है, प्रोटीन बहुलक, वो एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड की एकल इकाई सिंगलटन यूनिट से बने होते हैं। प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर है, ठीक है। प्लास्टिक भी क्या है, एक प्रकार का बहुलक पदार्थ है। प्लास्टिक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा प्लास्टिक होता है, एक नेचुरल प्लास्टिक होता है, प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे लाख, ठीक है। और एक होता है कृत्रिम प्लास्टिक, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल प्लास्टिक, ठीक है, जैसे नायलॉन और पॉलीथीन आदि। क्योंकि आपको पता है एथिलीन के 1000 से अधिक मॉलिक्यूल्स लेकर, अणु लेकर उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराते हैं और फिर पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो आपको पता है कि जो ये चीज हम लोग बना रहे हैं पॉलीमर्स वगैरह, तो अब इसका एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, यानी कि बहुलकीकरण, ठीक है। एक ही यौगिक के अनेक अणु लेते हैं इसमें, जैसा कि मैंने बताया एथिलीन के आप 1000 से अधिक मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराइए, तो जो भी कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं पॉलीथीन बोलते हैं। पॉली का मतलब अधिक, तो इसको बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बड़े, अब जो इसको बनाए जाते हैं तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स का क्या ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं, और जिन्हें हम बहुलकीकरण कहते हैं। बहुलकीकरण अभिक्रिया में जो भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं उन्हें हम मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमर, यानी एक लक। मोनोमर मतलब क्या हो गया, एक लक, ठीक। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं पॉलीमराइजेशन की, बहुलकीकरण की। पहला कि बहुलकीकरण में एक ही कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है और वही कंपाउंड के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी अगर मान लो एथिलीन ले रहे हैं तो और दूसरा कोई कंपाउंड नहीं आएगा, एथिलीन आएगा। अब हम एथिलीन के ही 1000 से अधिक मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, मोर देन 1000। तो यानी एक ही मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें संयोग करते हैं परस्पर, यानी आपस में कंबाइन करते हैं। बहुलकीकरण की क्रिया में किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। बहुलकीकरण की क्रिया में बहुलक अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। यानी कि जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट होगा वो जो एकल मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका मल्टीपल होता है। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन, एथिलीन, ये सब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करा के बहुलकीकरण यानी रिएक्शन कराई जाती है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीस्टाइरिन भी एक क्या है, बहुलक है, जो फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो अब बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में, जो कि आपने कहा प्लास्टिक दो प्रकार का था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। एक हो गया नेचुरल और एक हो गया आर्टिफिशियल। तो जैसा आपको पता है प्लास्टिक का मतलब बड़े अणु वाले यौगिक, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता है पॉलीमराइजेशन से प्राप्त हुई हैं।
तो अब इसमें क्या होता है कि जो सिंगलटन मॉलिक्यूल्स होता है उसके कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होता है उसको प्लास्टिक बोलते हैं हम लोग। प्लास्टिक बड़े अणु वाले यौगिक होंगे। प्लास्टिक प्रायः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बहुलक अभिक्रिया से तैयार होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अगर कोई कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच का जो बंध है वो द्विबंध हो या त्रिबंध हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानने का तरीका क्या है? आप ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है। अगर वो डबल बॉन्ड है यानी द्विबंध है तो अनसैचुरेटेड में आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, तब भी वो अनसैचुरेटेड में आएगा। तो अनसैचुरेटेड की खासियत क्या है कि डबल हो या ट्रिपल हो कार्बन कार्बन के बीच बंध या बॉन्ड, तो उसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है। सेल्यूलोज एक बड़े आकार वाला प्राकृतिक अणु है। सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो ये लार्ज अमाउंट का क्या है? ये मॉलिक्यूल्स है। लार्ज अमाउंट मॉलिक्यूल्स वाला क्या है? पॉलीमर्स है। और ये प्लांट वगैरह से मिलता है। तो इसका निर्माण हम लोग किस में करते हैं? प्लास्टिक बनाने में करते हैं। प्लास्टिक प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों जैसे प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, तेल, कोयला तथा पौधों से प्राप्त होता है। यानी कि जो प्लास्टिक है हमारा वो किससे किससे प्राप्त होता है कि जो नेचुरल गैस हैं, ऑयल हैं, ठीक, कोक हैं और जो प्लांट हैं उन सब से हमें क्या मिलता है? प्लास्टिक की प्राप्ति होती है। अधिकांशतः प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी मैक्सिमम प्लास्टिक जो मिलेगा वो हमें किससे मिलता है? हाइड्रोकार्बन से, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के उसमें क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं। प्लास्टिक जो है प्राकृतिक और अप्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको पता है, पहले ही बताया। एक नेचुरल होगा, एक आर्टिफिशियल होगा। तो जो लेबोरेटरी में हम बनाते हैं वो आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में आपको एक प्लास्टिक का नाम बताया गया, लाख। क्या होता है? लाख। लाख जो प्लास्टिक है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक है। अब इसमें करते क्या है कि इसमें एक होता है, एक प्रकार का रासायनिक बहुलक होता है। इसमें क्या होता है? लाख एक कीट होता है, यानी कि कीट पतंगे आप जैसे देखे होंगे तो कीट, कीड़ा है छोटा सा। लाख कीट और की मादा। मादा का मतलब आपको पता, एक होता है नर, एक होता है मादा। तो नर को बोलते हैं मेल और मादा को बोलते हैं फीमेल। तो जो लाख कीट है और लाख कीट में फीमेल वर्जन यानी मादा कैटेगरी, उसका जो क्या होता है? लाख वो क्या करती है? मादा कैटेगरी की होती है, लाख को स्रावित करती है यानी लाख रिलीज करती है। तो उससे ही क्या बनता है? हमारा लाख बनता है और उसी को प्लास्टिक बोलते हैं। तो जो एक होता है लाख कीट होता है, तो लाख कीट जो होता है, जो मादा कैटेगरी क्या होता है, उसी के द्वारा ही लाख प्लास्टिक क्या होता है? स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि रासायनिक या कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले प्लास्टिकों को प्रमुखतः दो कैटेगरी में रखा गया है। एक कैटेगरी आती है ताप सुनम्य प्लास्टिक, एक कैटेगरी आती है ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप सुमन्य प्लास्टिक क्या होगा इसके बारे में जानने की कोशिश अगर करें तो ताप सुमन्य प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। कौन सी प्लास्टिक बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। अब आप समझ लीजिए कि ताप सुमन्य अगर बोलते हैं हिंदी में ताप सुमन्य, लेकिन कुछ चीजें इंग्लिश में समझ में आती है ज्यादा से और कुछ चीजें हिंदी में समझ में आती हैं। तो ताप सुमन्य को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो थर्मोप्लास्टिक समझ लीजिए। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक। इस प्लास्टिक की खासियत क्या होती है? अगर इस प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं यानी हीट देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और जब ठंडा करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है यानी कि ठोस हो जाता है, यानी कि कठोर हो जाता है। तो ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट देने पर यानी उष्मा देने पर वो मुलायम हो जाए और पुनः फिर क्या हो जाए? ठंडा होने पर कठोर हो जाए, उसे ताप सुमन्य या फिर थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको ताप देने पर मुलायम हो जाता है और पुनः ठंडा होने पर कठोर हो जाता है। और ये कार्बनिक यौगिकों के बहुलकीकरण से बने होते हैं। जैसा कि आपको पता है प्लास्टिक पूरा बहुलकीकरण से, पॉलीमराइजेशन पे आधारित है। और ये क्या होते हैं? इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग नहीं मेल्टिंग पॉइंट बात करेंगे, गलनांक, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, निम्न होता है। ठीक है। इसके इस टाइप की जो प्लास्टिक होते हैं उससे जो बनती है, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, नाइलिन हो गया,
या फिर पॉलीविनाइल हो गया, क्लोराइड तथा पॉलीथीन। कौन कौन से हैं? टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन, नाइलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीथीन। तो ये सब क्या है? ताप सुनम्य प्लास्टिक है। और ताप सुनम्य मतलब थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद आता है पॉलीथीन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया कि एथिलीन के 1000 से अधिक मॉलिक्यूल्स अणु लेकर उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पॉलीथीन प्राप्त होता है। ठीक है। और याद करिए, इसका प्रयोग पैकिंग थैलियों और विद्युत तारों यानी कि जो इलेक्ट्रिक वायर हैं उसमें करते हैं। किसके फॉर्म में? कुचालक के फॉर्म में यानी इंसुलेटर के फॉर्म में। तो जो प्लास्टिक आपने देखा कि जो पॉलीथीन बनी, उससे उस पॉलीथीन से हम तो क्या करते हैं, हम लोग कैरी जो बैग होता है हमारा प्लास्टिक का, जो उसमें सब्जी वगैरह लेके आते हैं, वो बन जाता है। दूसरा आपको पता है कि जो वायर वगैरह होते हैं उसके इंसुलेटर यानी कुचालक सब्सटेंस बनाने हैं, तो उसको बनाने में हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? ये विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण के द्वारा पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यानी कि विनाइल क्लोराइड, अब जैसा आपको पता है कि सिंगलटन मॉलिक्यूल्स होते हैं किसमें? पॉलीमराइजेशन में। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो यानी विनाइल क्लोराइड के अधिक मॉलिक्यूल्स आपको लेने होंगे, यानी मोर देन 1000 या जितना एक्सेस में आप ले पाए। तो विनाइल क्लोराइड के अधिक एक सारे मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट हम ले लेते हैं, तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उससे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका उपयोग, इस टाइप के प्लास्टिक का उपयोग जो थिन शीट होती है ना, प्लास्टिक की चादरें होती हैं, पतली चादरों में करते हैं और फिल्म वगैरह के निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन की बात करें तो फेनिल के बहुलकीकरण से, यानी फेनिल के बहुलकीकरण से हमें पॉलीस्टायरीन का निर्माण होता है। ठीक। इसका प्रयोग सेलों के कवर, जो सेल वगैरह देखे होंगे इलेक्ट्रिक सेल, उसके जो कवर होते हैं तथा अम्ल रखने के बोतलों के निर्माण में किया जाता है। तो पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जो सेल होते हैं उनके कवर बनाने में, और जो एसिड वगैरह जिसमें रखा जाता है बर्तन, उसमें करते हैं। ठीक। उसके बाद आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे आपको बताया कि दूसरा प्लास्टिक का नाम है ताप दृढ़ प्लास्टिक। तो ताप दृढ़ मतलब हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा थर्मोप्लास्टिक के बारे में। हमने बताया ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट देने पर, उष्मा देने पर वो मुलायम हो जाए और पुनः ठंडा होने पर कठोर हो जाए। ताप दृढ़ प्लास्टिक की बात करें तो इसे क्रॉस बाधित होता है। कैसा होता है? क्रॉस लिंक्ड होता है। इसमें क्या होता है? उष्मा तथा दाब यानी कि हीट और प्रेशर के प्रभाव से इनके मॉलिक्यूल्स यानी अणु एक दूसरे से अधिक श्रृंखलाओं में जुड़कर इसे कठोर ठोस का रूप देते हैं। यानी कि जब इस पर हीट यानी उष्मा और प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके, आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके ये क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं, यानी कि ऐड हो जाते हैं आपस में मिलकर, और एक ये क्या बनाते हैं? सॉलिड फॉर्म देते हैं, यानी कठोर रूप देते हैं। ठीक है, ठोस रूप देते हैं, जिसे किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी आकार में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। परंतु अगर इसके बाद इसे गर्म करते हैं तो पुनः यह द्रव अवस्था में नहीं आते, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे बैकेलाइट। तो कहने का मतलब होता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप जब हाई टेम्परेचर या हीट या प्रेशर आप अप्लाई करते हैं, उसमें और दाब देते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में रिकनेक्ट हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं, और उसके बाद एक ऐसे सब्सटेंस का फॉर्म ले लेते हैं जो बहुत ही सॉलिड होता है। कैसा होता है? ठोस होता है और कठोर होता है। लेकिन अगर अब इनको हीट देंगे तो ये मेल्ट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे बैकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक आदि, यानी बैकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक ये जो है ये सब हमारे कैसे हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बैकेलाइट की अगर बात किया जाए तो बैकेलाइट के बारे में अगर बात किया रहे तो इसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करते हैं। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल का फार्मूला अगर आपसे कोई पूछता है तो फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH, फिनॉल हो गया। ठीक है, और अगर फॉर्मेल्डिहाइड तो आप इसे बोल सकते हो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड।
को गर्म करने पर बैकेलाइट प्राप्त होगा। यानी कि आपको करना हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में आपको फिनॉल लेना है और एल्डिहाइड लेना है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड लेकर इसको क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, बैकेलाइट प्लास्टिक की आपको ऑब्टेन हो जाएगा। और इससे हम लोग क्या बनाते हैं, बाल्टी बनाते हैं, मेज बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, ये सब आपका बैकेलाइट प्लास्टिक से बना हुआ है। जो प्लास्टिक की बाल्टियां देखा होगा, प्लास्टिक का मेज देखा होगा, प्लास्टिक की कुर्सी देखी होगी, चेयर वगैरह, तो ये सब किससे बनता है, बैकेलाइट से बनता है। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। उसके बाद आता है एक कृत्रिम रेशा टॉपिक होता है, पेपर में कई बार पूछा जाता है कृत्रिम रेशा क्या होता है, यानी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो कृत्रिम रेशा रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण द्वारा बनाया जाता है, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसके सिंथेसिस से बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यानी एक्सेप्ट दिस, ये कहाँ होते हैं, ये प्रकृति में भी उपलब्ध होते हैं। इन रेशों को रासायनिक अपक्रिया द्वारा कृत्रिम रेशों में रूपांतरित किया जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन के जरिए हम इसको क्या कर देते हैं कि आर्टिफिशियल वे में इसको ऑब्टेन करते हैं। इंडस्ट्रियल वे पे, औद्योगिक स्तर पर कृत्रिम रेशा बनाने के लिए पहली बार 1885 में 1885 में फ्रांस में सेलुलोज नाइट्रेट का प्रयोग किया गया था। यानी पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम रेशे कब बने, तो 1885 में फ्रांस में सेलुलोज नाइट्रेट का प्रयोग किया गया था। कृत्रिम रेशे में क्या होता है, इसका निर्माण हम लोग क्या करते हैं, अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। एसीटेट और पॉलीएस्टर रेशे भी बनाए जाते हैं, इसके एसीटेट बनाया जाता है, पॉलीएस्टर रेशे भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट का बात करते हैं, जो आर्टिफिशियल रेशम है ये दो प्रकार का होता है, यानी सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कृत्रिम रेशे की बात करें, सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, एक होता है जो कपास के रूपांतरित रेशे, यानी कि जो कॉटन है उससे जो फाइबर्स बनते हैं। दूसरा जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर विस्कॉय रेयान या एसीटेट रेयान। तो विस्कॉय रेयान या एसीटेट रेयान ये कॉटन के कन्वर्टिंग फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद रासायनिक कृत्रिम रेशे यानी केमिकल है ना फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें आपका नाइलॉन आएगा। उसके बाद पॉलीएमाइड रेशा आएगा, नाइलॉन एंड पॉलीएमाइड रेशा। नाइलॉन की बात करें तो नाइलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया प्रथम और पूर्ण कृत्रिम रेशा है। तो नाइलॉन मानव द्वारा सिंथेसिस किया गया, संश्लिष्ट किया गया प्रथम और पूर्ण यानी पहला और कंप्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर है। नाइलॉन एक कृत्रिम तत्व है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है, जिसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। इसका प्रयोग टायर, जाल, रस्सी आदि के निर्माण में किया जाता है। नायलॉन का उपयोग टायरों में करते हैं, जाल में करते हैं, रस्सियों में करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आता है रेयान की बात करते हैं। रेयान सेलुलोज के बने कृत्रिम रेशे होते हैं, यानी कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल वे ऑफ सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज के कृत्रिम फॉर्म है, सेलुलोज से बनते हैं, ठीक। इसका प्रयोग सूत से मिश्रित कर कपड़ा बनाने में, यानी सूत से मिश्रित कपड़े बनाने में करते हैं। कालीन बनाने में इसका उपयोग होता है। घावों पर बांधने की जाली तथा पट्टी बनाने में किया जाता है। घावों पर जो पट्टी वगैरह बांधते हैं या जाली वगैरह, तो उसके लिए उपयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है रेक्सिन या कृत्रिम चमड़ा है। रेक्सिन क्या होता है, ये आर्टिफिशियल क्या है, लेदर है। इसका निर्माण सेलुलोज या वनस्पति से होता है। तो जो लेदर है रेक्सिन, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल है ये, और ये किससे बनता है, सेलुलोज या वनस्पति से बनता है। इसका प्रयोग जैकेट, कैनवास, शूज, जूता, चप्पल आदि बनाने में किया जाता है। और अगर बात करें शुद्ध सेलुलोज से क्या बनता है, कि प्योर सेलुलोज उससे तो क्या बनता है, कागज बनता है। क्या बनता है, कागज। तो ये आपको मैंने पॉलीमर चैप्टर में प्लास्टिक के बारे में बताया। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, चेयर किससे बनते हैं, बैकेलाइट क्या होता है ना, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा किया। कई बार पेपरों में क्वेश्चन पूछता है जिससे कुर्सी बनाई जाती है वो कौन सी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो आप सबको पता है, कुर्सी हो, बाल्टी हो, मेज हो, इन सब में बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर द